एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ हम डिस्कस करेंगे एचसीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध के फर्स्ट टीचर कौन थे? ऑप्शंस आर अलारा कलाम, उद्रक रामपुत्र, चंद और देवदत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो गौतम बुद्धा है इनके फर्स्ट टीचर है अलार कलाम। सो ए इज द राइट आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। अलार कलाम जो है ये हर्मिट थे। हर्मिट का मतलब होता है जो एकांत में रहता हो। एकांतवासी थे, मीन सन्यासी ये थे। और ये टीचर थे एंशियंट मेडिटेशन के। इज द टीचर ऑफ एंशियंट मेडिटेशन एंड ही वॉज द मास्टर ऑफ श्रमण थॉट। और पाली कैनन स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग ही वॉज द फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्ध। Now move to the next question. Next question is, who among the following wrote the book मिलिंद पन्हा? बताइए ये पुस्तक किसने लिखी थी? मिलिंद पन्हो जो है नामक की पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शंस आर कौटिल्य, नागसेना, अश्वघोष और धर्मपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हा जो है ये लिखी गई है नागसेन के द्वारा। सो बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात कर लेते हैं। जो नागसेन है उन्होंने ये बुक लिखी है मिलिंद पन्हा। मिलिंद पन्हा जो है इसका मतलब है क्वेश्चंस ऑफ मेलिंडा। मेलिंद जो है ये नाम था एक राजा का जिन्हें मैनेंद्र भी बोलते थे। इंडो ग्रीक किंग थे मैनेंद्र, उन्हें ही पाली लैंग्वेज में मेलिंद भी बोला जाता था। तो यहाँ पे जो किंग है मेलिंद किंग जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें जो आंसर किया जाता है वो नागसेन के द्वारा इन क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। ओके, नागसेन ने ये बुक लिखी है। मिलिंद पन्हा जो है वो क्वेश्चन ऑफ मेलिंडा है जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और कब किस टाइम का लिखा हुआ है? ये लिखा गया है 100 डीसी से 200 एडी के बीच में। और इसमें क्या मेंशन है? इसमें डायलॉग मेंशन है बिटवीन बुद्धिस्ट सेज नागसेन एंड द इंडो ग्रीक किंग मैनेंद्र फर्स्ट ऑफ बैक्टीरिया, जिन्होंने रूल किया था 2nd सेंचुरी बीसी में। ओके, और इसके बाद माना जाता है यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे बुद्धिज्म के रिगार्डिंग नागसेन से। नागसेन ने जो आंसर दिए थे इस क्वेश्चंस के, उसे मिलिंद जो है वो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे और उसके बाद उन्होंने अपनी रिलीजन जो है वो चेंज कर दी थी और एडॉप्ट किया था बुद्धिज्म को। वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे नागसेन के आंसर से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी? चेरा डायनेस्टी की कैपिटल क्या है? ऑप्शंस है वांची, उरायूर, मदुराई और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेरा डायनेस्टी की कैपिटल थी वांची। तो ए इज द राइट आंसर। डिटेल में हम बात कर लेते हैं। वांची को वांची भी बोला जाता है एंड वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी। जो चेरा डायनेस्टी है उन्होंने रूल किया था सेंट्रल केरला और वेस्टर्न तमिलनाडु में। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिफरेंस बिटवीन सोलर एंड लूनर ईयर इज? जो सोलर और लूनर ईयर होते हैं उनमें कितना डिफरेंस होता है? ऑप्शंस आर 15 डेज, 11 डेज, 16 डेज और 14 डेज। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 11 डेज का डिफरेंस होता है। बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो सोलर ईयर होता है उसमें होते हैं 365 डेज और जो लूनर ईयर होता है इसमें होते हैं 354 डेज, जिसका मतलब है कि इनमें डिफरेंस होता है 11 दिन का बिटवीन दीज 2 ईयर्स, विच इज कंपनसेटेड, जिसे कंपनसेट किया जाता है बाय अधिक मास दैट कम्स वंस एवरी 2.5 ईयर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यू ईयर इज कॉल्ड विद डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट? जो नया साल है वो डिफरेंट नेम से जाना जाता है डिफरेंट स्टेट के अंदर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द नेम ऑफ द न्यू ईयर? यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप की क्वेश्चन है। गोवा में यहाँ पे पूछा गया है कि किस स्टेट में किस नाम से न्यू ईयर को बोला जाता है। फर्स्ट है गोवा में पुथांडु बोला जाता है, तमिलनाडु में बोला जाता है संवत्सर पाडवू, केरला में विशु और ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका सही आंसर है केरला में से विशु के नाम से जाना जाता है और ये वाइस वर्सा यहाँ पे दिया गया है। गोवा में बोला जाता है संवत्सर पाडवू और तमिलनाडु में पुथांडु। ओके, बाकी स्टेट में भी किस नाम से बोला जाता है वो भी हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में न्यू ईयर को बोला जाता है उगाड़ी के नाम से, उगाड़ी या फिर चैत्र शुद्ध पद्यमी के नाम से। महाराष्ट्र में इसे बोला जाता है गुड़ी पड़वा या फिर गुड़ी पाव। गोवा में बोला जाता है संवत्सर पाडवो, वेस्ट बंगाल में बोला जाता है नव वर्ष,
और तमिलनाडु में बोला जाता है पुथांडु, केरला में विशु के नाम से। Now move to the next question. Next question is गोमातेश्वरा statue is situated at which place? गोमातेश्वरा statue जो है वो कौन सी जगह पे है? ऑप्शंस हैं ओडिशा, एलोरा, श्रवणबेलगोला और कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आता है श्रवणबेलगोला में। सी इज द राइट आंसर। डिटेल में हम बात कर लेते हैं। जो गोमातेश्वरा स्टैचू है उसकी हाइट है 57 फुट। 57 फुट इसकी हाइट है, मीन्स 17 मीटर इसकी हाइट है, और ये एक मोनोलिथिक स्टैचू है जो लोकेटेड है विंध्यागिरी में। विंध्यागिरी कहाँ आता है? श्रवणबेलगोला में ये आता है। और कहाँ पे आता है? कर्नाटका स्टेट में ये आता है। जो विंध्यागिरी हिल है इज वन ऑफ द टू हिल इन श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में टू हिल्स हैं, वो है विंध्यागिरी हिल्स और चंद्रगिरी हिल्स। ओके, चंद्रगिरी हिल्स जो है विच इज ऑल्सो अ सीट ऑफ सेवरल एंशियंट जैन सेंटर। यहाँ पे बहुत सारे एंशियंट जैन सेंटर हैं जो ओल्डर है देन गोमातेश्वरा स्टैचू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज बिगेस्ट ग्लोबल स्किल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? इंडिया का ग्लोबल स्किल पार्क जो है वो कहाँ पे आता है? ऑप्शंस आर बेंगलुरु, भोपाल, दिल्ली और लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडिया का बिगेस्ट ग्लोबल स्किल पार्क आता है भोपाल में। बी इज द राइट आंसर। जो फाउंडेशन स्टोन है कंट्री के बिगेस्ट ग्लोबल स्किल पार्क का, ये रखा गया था भोपाल में ज्वाइंटली बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is in which one among the following state is the Dihang Dibang Biosphere Reserve located? Dihang Dibang Biosphere Reserve जो है वो कौन सी स्टेट में आता है? ऑप्शंस आर उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और असम। तो इसका सही आंसर है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व आता है अरुणाचल प्रदेश में। डी इज द राइट आंसर। जो दिहांग दिबांग है इसे ये जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एंड इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आता है। जो माओलिंग नेशनल पार्क है और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लोकेटेड है फुल्ली और पार्शली विद इन दिस बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो यहाँ से आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिली है। यदि आपसे पूछा जाए माओलिंग नेशनल पार्क कहाँ आता है तो ये भी आएगा अरुणाचल प्रदेश में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is who has won the Nobel Prize in Medicine in 2020? 2020 में मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसने जीता था? ऑप्शंस है चार्ल्स एम राइस, क्रिस्टोफर के डोनाल्ड, आर्थर अशकिन और जॉर्ज पी स्मिथ। तो द राइट आंसर इज ये मिला था चार्ल्स एम राइस को। ए इज द राइट आंसर। और किसके रिगार्डिंग ये मिला था वो भी हम देख लेते हैं। जो नोबेल प्राइज है इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020 ये दिया गया था ज्वाइंटली टू हार्वी जे ऑल्टर, माइकल हॉक्टन, चार्ल्स एम राइस को फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलिकोंडा ग्रुप ऑफ लो हिल्स इज अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ। जो छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह है वो किसका संरचनात्मक भाग है? ऑप्शंस आर कार्डेमम हिल्स, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स और नीलगिरी हिल्स। तो द राइट आंसर इज जो वेलिकोंडा ग्रुप है ये जो है पार्ट है ईस्टर्न घाट्स का। सी इज द राइट आंसर। जो वेलिकोंडा रेंज है और वेलिकोंडा हिल्स है ये लो माउंटेन रेंज है जो फॉर्म करती है पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज सिस्टम जो ईस्टर्न इंडिया में आता है। और जो वेलिकोंडा रेंज है ये लोकेटेड है इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तोंगुप पास इज अ माउंटेन कॉरिडोर कनेक्टेड इंडिया विद। ऑप्शंस आर अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान और म्यांमार। सो द राइट आंसर इज ये पास जो है टोंगुप पास जो है ये जोड़ता है इंडिया को म्यांमार से। दी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं Tonggup Pass is a mountain corridor connecting India with Myanmar and this pass is situated in Sandover district of Myanmar। ये म्यांमार के Sandover district में आता है। Now move to the next question. Next question is which is the largest lake in the world? वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक आपसे पूछी गई है। ऑप्शंस हैं लेक विक्टोरिया, कैस्पियन सी, नाइल और लेक सुपीरियर। सो द राइट आंसर इज कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है वो लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड की। इसके बारे में डिटेल में हम बात कर लेते हैं।
जो सोल्टी कैस्पियन सी है, ये जो हैज द ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ एनी लेक which is 14 lakh 3,200 square kilometer. Okay, the Lake Superior on the USA और US और कनाडा बॉर्डर पे आती है लेक सुपीरियर, and is named freshwater lake with the greatest surface area which is 31,700 square miles. Okay, सोल्टी में तो सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है? कैस्पियन सी है। और अगर फ्रेश वाटर लेक पूछी जाए तो सबसे जो बड़ी है वो है लेक सुपीरियर। जो लेक सुपीरियर है ये आती है यूएस और कनाडा के बॉर्डर पर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिजाइन द आईफिल टावर? आईफिल टावर जो है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ऑप्शंस आर सर गुस्ताव आईफिल, सर हेनरी आईफिल, सर जॉर्ज आईफिल और सर डेविड जे आईफिल। तो द राइट आंसर इज ये डिजाइन किया गया था सर गुस्ताव आईफिल के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। डिटेल में हम बात कर लेते हैं। जो आईफिल टावर है ये रोट आयरन से बना है, रोट आयरन लेटेक्स टावर है ये ऑन द चैम्प डी मार्स इन पेरिस। पेरिस में ये है, आप सभी को पता होगा आईफिल टावर के बारे में, फ्रांस पेरिस में ये आता है। इट इज नेम आफ्टर द इंजीनियर गुस्ताव आईफिल जिन्होंने ये बनाया था, हुज कंपनी डिजाइन एंड बिल्ड द टावर। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 1887-89, इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था एज द एंट्रेंस टू द 1889 वर्ल्ड फेयर। और इनिशियली इसे क्रिटिसाइज किया गया था, फ्रांस की जो लीडिंग आर्टिस्ट हैं और इंटेलेक्चुअल हैं उनके द्वारा इनिशियली इसे क्रिटिसाइज किया गया था इसके डिजाइन को लेकर। बट बाद में ये जो है ग्लोबल कल्चरल आइकॉन बना फ्रांस का, एंड वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर है ये वर्ल्ड का। और जो आईफिल टावर है ये मोस्ट विजिटेड पेड मॉन्यूमेंट है वर्ल्ड का, with 6.91 million people ascended it in 2015. Now move to the next question. Next question is the 5-year plan are based on various growth model. Consider the following statement related to Nehru Mahalanobis model of economic growth. 5-year plan के बारे में आपको पता ही है। 5-year plan जो है वेरियस ग्रोथ मॉडल्स पे होते थे। यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया है नेहरू महलनोबिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग की क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, इट वाज एडॉप्टेड फॉर द सेकंड 5-year प्लान। जो नेहरू महलनोबिस मॉडल है वो सेकंड 5-year प्लान के लिए था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ये रिलाई करता था ऑन ट्रिकल डाउन इफेक्ट, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज बेस्ड ऑन द प्रीडोमिनेंस ऑफ द बेसिक गुड, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ पे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द राइट आंसर इज ऑल आर करेक्ट, 1, 2 एंड 3, डी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। जो फीचर्स है नेहरू महलनोबिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के वो हैं, सबसे पहली बात तो है इसे अडॉप्ट किया गया था सेकंड 5-year प्लान के लिए, और ये रिलाई करता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट पे। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है? ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का मतलब होता है, इसे डिस्क्राइब किया जाता है जो हाई इनकम अर्नर होते हैं, गेन एंड इंक्रीज इन सैलरी होगा, देन एवरीवन इन द इकोनॉमी विल बेनिफिट एट देयर इंक्रीज्ड इनकम एंड वेल्थ फिल्टर थ्रू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मीन्स जो हाई इनकम अर्नर हैं उनको अगर गेन होता है तो सर्कुलेशन जो है उनके गेन का वो सबको मिलता है, उसका फायदा सबको जो है वो फिल्टर आउट होता है, अदर सेक्शंस को भी इसका बेनिफिट मिलता है सोसाइटी के। इसे बोला जाता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ओके, और ये जो है ये जो हम बात कर रहे हैं नेहरू और महलनोबिस मॉडल की, ये बेस्ड था ऑन द प्रीडोमिनेंस ऑफ द बेसिक गुड। बेसिक गुड मीन्स कैपिटल गुड और इन्वेस्टमेंट गुड, and it is based on the premise that it would attract all round investment and result in higher growth output. Okay, now move to the next question. Next question is IRDP was introduced in which 5-year plan? IRDP को जो है किस 5-year plan में इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शंस आर थर्ड 5-year plan, फिफ्थ 5-year plan, सिक्स्थ 5-year plan और फोर्थ 5-year plan। तो द राइट आंसर इज इसे इंट्रोड्यूस किया गया था सिक्स्थ 5-year plan में, सी इज द राइट आंसर। आईआरडीपी है क्या? आईआरडीपी है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मीन्स यहाँ पे आप नाम से ही देख सकते हैं जो रूरल एरिया है उसकी डेवलपमेंट में फोकस किया गया था इस प्रोग्राम के अंडर, और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था सिक्स 5-year प्लान में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रोपाउंडेड डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट? डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो है वो किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी? ऑप्शंस आर क्लार्क, शुम्पेटर, नाइट और हाउले। So the right answer is ये थ्योरी दी गई थी क्लार्क के द्वारा। ए इज द राइट आंसर।
इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये एसोसिएटेड है विद द नेम ऑफ एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेबी क्लार्क। जेबी क्लार्क के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट होता है दैट अराइजेस ओनली इन डायनामिक इकोनॉमी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज। ओलिगोपोली का सबसे जो विशिष्ट विशेषता है वो क्या है? ऑप्शंस है इंटरडिपेंडेंस, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, नेग्लिजिबल इन्फ्लुएंस ऑन प्राइस और प्राइस लीडरशिप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरडिपेंडेंस इज द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं ओलिगोपोली क्या होता है। ओलिगोपोली टर्म जो है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जहाँ पे ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और पोलिन का मतलब होता है सेल, मीन्स फ्यू सेलर्स। किसी चीज के यदि फ्यू सेलर्स हैं तो उसे बोला जाएगा ओलिगोपोली। ओलिगोपोली वो मार्केट स्ट्रक्चर है इन विच देयर आर ओनली फ्यू सेलर। फ्यू सेलर का मतलब है दो या दो से ज्यादा, मीन्स कुछ तो सेलर्स होते हैं, मोर देन टू सेलर्स जहाँ पे होते हैं। होमोजीनियस भी हो सकते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के भी हो सकते हैं, मीन सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट भी वो सेल कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट भी उनके द्वारा सेल किया जा सकता है। तो ओलिगोपोली जो है ये आती है इन बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली। अब हम इसके फीचर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओलिगोपोली मार्केट के फीचर्स क्या होते हैं। ये इंटरडिपेंडेंस होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एडवर्टाइजिंग होती है, कंपटीशन होता है, एंट्री और एग्जिट बैरियर्स होते हैं, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है और फ्यू सेलर्स होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is functional finance is associated with. Options are Adolf Wagner, Adam Smith, Adams, Abba P. Lerner. So the right answer is Abba P. Lerner से associated है functional finance। अब हम बात कर लेते हैं ये functional finance क्या है। फंक्शनल फाइनेंस जो है ये एक हेट्रोडॉक्स मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है जो दी गई थी अबा पी लर्नर के द्वारा ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ये थ्योरी दी गई थी इनके द्वारा। जिसमें क्या इन्होंने प्रोपाउंड किया था, इन्होंने बोला था दैट सीक द एलिमिनेट इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी को एलिमिनेट करने की इन्होंने बात की थी थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। और फंक्शनल फाइनेंस में जो है इम्फेसाइज किया गया था the result of interventionist policy on the economy. Okay, now move to the next question. Next question is the strength of legislative council should. legislative council की strength जो है वो कितनी होती है? फर्स्ट है नोट लेस देन 35 से कम नहीं होती है और 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कोई एक्सीड नहीं करती है। तो फर्स्ट रॉन्ग है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है नोट भी लेस देन 40 से कम नहीं होनी चाहिए एंड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। So C is the right answer. Okay, now move to the next question. Next question is the election of vice president is. जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं और सीक्रेट बैलेट से होते हैं, डायरेक्ट होते हैं और ओपन बैलेट से होते हैं, या फिर इनडायरेक्ट होते हैं और सीक्रेट बैलेट का यूज किया जाता है, या फिर इनडायरेक्ट होते हैं और ओपन बैलेट का यूज होता है। तो हेयर द राइट आंसर इज इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के और बाय सीक्रेट बैलेट होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हम इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। जो इलेक्शन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं एंड ही इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इन्हें इलेक्ट किया जाता है, जिसमें कौन कौन होता है, जिसमें होते हैं मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये होता है बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड बाय सीक्रेट बैलेट। ओके, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इनडायरेक्ट होता है, इन्हें इलेक्टोरल कॉलेज से जो है इलेक्ट किया जाता है, जिसमें मेंबर होते हैं बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के। बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में क्या आता है, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, और कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसमें होती है और सीक्रेट बैलेट का यूज होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल कॉन्स्टिट्यूट। जो सेकेंड रीडिंग होती है बिल की उसमें क्या होता है, पब्लिकेशन किया जाता है गैजेट में, या फिर क्लोज बाय क्लोज अमेंडमेंट किया जाता है बिल में, या फिर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होता है बिल का, और ऑल ऑफ दिस, या फिर ये सभी जो है सेकेंड रीडिंग में होते हैं। तो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। जो पब्लिकेशन है गैजेट में, जो पब्लिकेशन किया जाता है वो किया जाता है फर्स्ट रीडिंग में।
देन क्लोज बाय क्लोज अमेंडमेंट जो की जाती है बिल में वो की जाती है सेकंड रीडिंग में, सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो सेकंड रीडिंग में ही लगता है। एंड देन थर्ड रीडिंग में या तो उसे एक्सेप्ट किया जाता है बिल को या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है इन थर्ड रीडिंग। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रीडिंग में गैजेट में पब्लिकेशन होता है, सेकंड में क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन होता है और थर्ड रीडिंग में उस बिल को जो है आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्ट किया जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बिकॉज सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस लिए बोला जाता है? ऑप्शंस आर क्योंकि यहाँ पे इट रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे इस कोर्ट में जो है रिकॉर्ड की जाती हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, या फिर जो जजमेंट होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं दूसरी कोर्ट्स पे, या फिर इसके जजमेंट और प्रोसीडिंग जो होती है उनको यूज किया जाता है एज लीगल रेफरेंसेस, या फिर ये मैनेज करती है डॉक्यूमेंट्स को और रिकॉर्ड्स को, इसलिए इसे बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सो काफी क्लोज ऑप्शन है, कंफ्यूज हो सकते हैं, बट द राइट आंसर इज सी। सी इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ जो जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की और प्रोसीडिंग होती है उनको यूज किया जाता है जो लोअर कोर्ट है उनके द्वारा एज लीगल रेफरेंसेस। तो सी इज द राइट आंसर, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट किया जाता है स्टेट के गवर्नर के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चीफ मिनिस्टर को गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करते हैं। एंड देन सेकंड स्टेटमेंट है बिफोर हिज अपॉइंटमेंट ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, मतलब किसी हाउस के वो मेंबर होने चाहिए अपने अपॉइंटमेंट से पहले, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट है ही सैलरी एंड अलाउंसेस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, तो ये भी रॉन्ग है, पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन नहीं की जाती है उनकी सैलरी और अलाउंस। आप मुझे बताएंगे कि किसके द्वारा की जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ओनली वन, ए इज द राइट आंसर। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। जो चीफ मिनिस्टर हैं इनको अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा, और पर्सन जो जिन्हें अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर इवन इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यदि वो मेंबर नहीं भी हैं किसी हाउस के तब भी उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है, बट कंडीशन ये होती है कि विद इन द 6 मंथ ही शुड गेट इलेक्टेड टू एनी हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें जो है इलेक्टेड होना होता है फ्रॉम एनी हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और जो सैलरी और अलाउंसेस हैं वो डिटरमाइन की जाती है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा नहीं की जाती है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा की जाती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी वेट डैश इन वैक्यूम एज देन इन एयर, मीन्स एयर के कंपैरिजन में वैक्यूम में बॉडी का वेट कम होता है, ज्यादा होता है, ये शून्य होता है मीन्स जीरो होता है, या फिर कांस्टेंट रहता है। तो द राइट आंसर इज ज्यादा होता है, बॉडी का वेट वैक्यूम में जो है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एयर। तो द राइट आंसर इज बी मोर। हम इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। देयर विल बी अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, बहुत ही कम माइन्यूट नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है ड्यू टू वेट ऑफ एयर अबाउट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बायंट फोर्स लगती है एयर की उसकी वजह से जो है कम होता है, एयर में जो वेट है वो थोड़ा कम होता है। एंड वैक्यूम में जो है ये प्रेशर नहीं होता है, तो वैक्यूम में वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, बट डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है व्हेन वाटर रिएक्ट विद सॉल्ट, जब वाटर रिएक्ट करता है सॉल्ट के साथ टू प्रोड्यूस फ्री एसिड एंड फ्री बेस द रिएक्शन इज, तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस आर इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, पायरोलाइसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस, डी इज द राइट आंसर। हाइड्रोलाइसिस के बारे में हम बात कर लेते हैं। अ कॉमन काइंड ऑफ हाइड्रोलाइसिस कब होता है? जब एक सॉल्ट जो है व्हेन अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, और वाटर जो है वो स्पॉन्टेनियसली आयनाइज करता है इनटू हाइड्रोक्साइड एनायंस एंड हाइड्रोनियम कैटायंस, and the salt was dissociate with its constituent anion and cation. Okay, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।